उन आँखों में उठती है आकंठ प्यास में तिरती, मीलों लंबी कराह सी अक्षतिज शब्दहीन पुकार। और उस पुकार के लिए खुलते सूखे छटपटाते रेतीले होठों में मैं गंगाजल डालता हूँ, मगर उस गंगाजली स्पर्श से सहसा ठिठक जाती है पुतलियां और थम जाती है पलकों के कोठरों में समा जाने की उनकी विवश चेष्टा। हर आंख देखती है मुझे वे पुतलियां और बस देखती ही जाती है बरबस। कैसी बिल्लोरी चमक भर जाती है उन आंखों में। ममता पथराकर इतनी पारदर्शी हो सकती है। ये जो कविता मैंने पढ़ी, ये मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य की कविता है, बस माँ। पढ़ते हुए मैं तो बहुत भावुक हो गया। शायद आपको भी ऐसे ही कुछ महसूस हुआ होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड, हमारा 13वां एपिसोड, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 13वां अंक। आज की शुरुआत हम जब करें उसके पहले मैं बता दूं कि आज हमारे बीच में कविताएं लेकर के आने वाले हैं राजेश जोशी जी, कहानी लेकर के आ रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद, और हमारे परम मित्र निरंजन श्रोत्रिय जी अपने युवा कवियों को आपके बीच लेकर के। दोस्तों, राजेश जोशी जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, और आज हमारे बीच में राजेश जोशी जी अपनी कविताएं लेकर के आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं राजेश जोशी जी को कि वो आए और हमें अपनी कविताएं सुनाएं। कुछ कविताएं सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा। जब कहीं किसी निर्धारित समय पर पहुंचना हो, मैं अक्सर वक्त से पहले पहुंच जाता हूं। वहां कोई नहीं होता जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं ही बाद में आने वालों की प्रतीक्षा करता हूं। यह हड़बड़ी शायद मुझे मेरे जन्म के साथ मिली है। कहा जाता है मैं 8 मासा ही चला आया था कोख से बाहर। धरती और आसमान की जब आंख लगी ही थी, उसी समय मेरी पहली रुलाई ने उनके सपनों में खलल डाला। कभी कभी मुझे लगता है मैं मनुष्य नहीं, सिर्फ एक प्रतीक्षा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं मनुष्य नहीं, सिर्फ एक प्रतीक्षा हूँ। किसी क्लांत प्रजापति के शरीर से अग्नि के प्रकट होने की प्रतीक्षा, सरोवर के किनारे साइबेरिया से आने वाले पक्षियों की प्रतीक्षा, प्रजनन से पहले कौवों के घोंसला बनाने की प्रतीक्षा, विलंब से आने वाली बारिश की प्रतीक्षा, नींबू के वृक्ष पर फूल के फल बनने की प्रतीक्षा, रंगों से आकृति के आकार लेने की प्रतीक्षा, मृत्यु को पार कर मन के चंद्रमा बन जाने की प्रतीक्षा, खुर के निशानों का पीछा करते हुए खोए हुए जानवरों के मिल जाने की प्रतीक्षा। कांच की अलमारी में रखा मैं एक जोड़ी जूता हूँ, जिसके तले में अभी तक कंकर, धूल, कीचड़ कुछ नहीं लगा, जिसने न कुआर की धूप देखी है, न भादों की बरसात, जिसने न बसंत का खिलना देखा है, न पूस की रात। मैं तो अभी अपने को पहन लिए जाने तो यात्रा पर निकल पड़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखने हैं कितने मुल्क, कितनी सड़कें नापना है मुझे, कितने नदी, नाले और झरने अभी मुझे हैं पार करने। क्या मैं एक महाकवि के अकेलेपन के बाहर कहीं दूर खड़ी उम्मीद की नाव हूँ? कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत दिनों से बंद पड़ी किताब हूँ, जिसके पन्ने अपने को पलटे जाने के लिए किसी उंगली की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी आंख की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उसके अक्षरों पर ठहर सके। मैं अपने को पढ़े जाने की प्रतीक्षा हूँ। मैं उन होठों की प्रतीक्षा हूँ जो जोर जोर से उच्चरित करें मेरे शब्दों को, असुरों की नींद टूटे और वो उसे अपने पाप से विद्ध कर दें। फिर ऐसे कटु वचनों का जन्म हो जो बिना हिचक झूठ को झूठ, अन्याय को अन्याय कह सकें। मैं शब्दों में
अर्थ के पैदा होने की प्रतीक्षा में मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें, शायद मैं निर्धारित समय से पहले आ गया हूँ। समय तो यहाँ थक कर बैठा सुस्ता रहा। मैं उसके उठने और फिर से चल पड़ने की प्रतीक्षा हूँ। मैं नहीं जानता बाकी लोग कब तक पहुँचेंगे, जिनकी आंखों में अब भी दुनिया को बेहतर बनाने का स्वप्न है। मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोग कब तक पहुँचेंगे, जिनकी आंखों में अब तक दुनिया को बेहतर बनाने का स्वप्न है। फिलहाल तो मैं उनके आने की प्रतीक्षा। कविता का शीर्षक है इसीलिए तो तुम पहाड़। शिवालिक की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हाफ जाता हूँ। सांस के संतुलित होने तक पौड़ियों पर कई कई बार रुकता हूँ। आने को तो मैं भी आया हूँ यहाँ, एक पहाड़ी गांव से। विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा है जो चारों ओर से। मेरा बचपन भी गुजरा है पहाड़ियों को धांगते, अवान्तर दिशाओं की पसलियों को टटोलते और पहाड़ी के छोर से उठती यज्ञ के अश्व की खोपड़ी जैसी ऊषाएं देखते हुए। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। अगस्त को दक्षिण का रास्ता देने के लिए वो झुक गया था और सदियों से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने कितनी बार विंध्याचल के कान में जाकर फुसफुसा कर कहा, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर कहा कि ऋषियों की बातों पर भरोसा करना बंद कर। ऋषि अपने स्वयं के झूठ से नहीं डरते, वो सिर्फ दूसरों को झूठ से डरना सिखाते हैं। पौड़ियां चढ़ते हाफ जाता हूँ, पर शिवालिक की चढ़ाइयां हैं कि कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेरी हिम्मत जहां जवाब दे जाती है, वहां से ही कोई अगली चढ़ाई शुरू हो जाती है। साथ चलता दोस्त कहता है कि अगस्त यहीं आए थे और इन पहाड़ों से वापस कभी नहीं लौटे। मैं कहता हूं मुझे कोई मतलब नहीं कि अगस्त दक्षिण गए थे या आए थे शिवालिक की पहाड़ियों में। मैं कोई ऋषि नहीं, एक साधारण सा कवि हूँ जो दिन रात की जद्दोजहद के गीत लिखता हूँ। मैं वापस लौट कर जाऊंगा जरूर, और एक बार फिर विंध्याचल को बताने की कोशिश करूंगा कि अगस्त के लौटने की प्रतीक्षा फिजूल है। तुम अब अपनी कमर सीधी कर लो और अपने पूरे कद के साथ खड़े हो जाओ तनकर। मैं तब भी तुम्हारे मजबूत कंधों पर बैठकर दूर तक फैले जीवन के रंग बिरंगे मेले देखूंगा। हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, और ज्यादा मजबूत है तुम्हारे कंधे। ज्वालामुखी के बहते हुए लावे के अचानक रुककर ठहर जाने की छवियां हैं तुम्हारी चट्टानों में। तुम्हारी गुफाओं में सुरक्षित हैं हमारे पूर्वजों की उकेरी हुई शिकार खेलने और आग जलाने की छवियां। मुझे तुम हमेशा अच्छे लगते हो। मेरी आत्मा की चील ने तो बना लिया है तुम्हारी चट्टान पर अपना स्थायी घोंसला। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि छुप जाना छोटा हो जाना नहीं। जानता हूँ किसी जरूरतमंद को रास्ता देने को तुम छुप गए, इसीलिए तो तुम पहाड़। मैं आपको परिचय दूंगा डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का। वो हमारे देश के प्रथम युवा कुलपति रहे। हर विधा में लेख हो, साहित्य हो, रचना हो, में उनका एक अपना एक अलग हस्ताक्षर उन्होंने हमेशा छोड़ा है। आज हम उनसे उनकी कहानी सुनने वाले हैं। मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ में आमंत्रण देता हूं जोशी जी को कि वो आए और अपनी कहानी हम सबके बीच रखें। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद जोशी। सबसे पहले तो समावर्तन को आभासी माध्यम में प्रवेश के लिए हार्दिक बधाई। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और एक तरह से समावर्तन के आभासी माध्यम में प्रवेश से इस आभासी माध्यम का भी समावर्तन संस्कार हो गया। पिछले कुछ दिनों से जो माध्यम अपनी पहचान के लिए छटपटा रहा था, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था,
और कहीं न कहीं अपने आप को सिद्ध करने के लिए लगातार हम सब के पीछे पड़ा था, समावर्तन के उसमें प्रवेश के साथ ही उसका एक तरह से समावर्तन हो ही गया। मुझे अपनी कहानी आपके साथ साझा करने का आदेश हुआ है। मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी कहानी साझा कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है इफ्तार। रायपुर से जब ट्रेन में बैठा तो कूपे में अकेला ही था। भोपाल में एक सेमिनार था, सोचा माँ पिताजी से भी मिलना हो जाएगा। एक दिन सेमिनार और एक दिन घर, इस हिसाब से 2 दिन की तैयारी से निकला था। नीचे की बर्थ थी, इसलिए सामान सजाकर लेट गया और किताब पढ़ने लगा। शाम के 4 बजे होंगे। खाली डिब्बा हो तो किताब पढ़ने का आनंद बढ़ ही जाता है। किताब पढ़ने में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला और दुर्ग स्टेशन आ गया। जब चाय वाला चाय पूछने आया तो पता चला कि दुर्ग आ गया है। ट्रेन में पेंट्री होते हुए भी वेंडर्स अंदर आकर चाय या नाश्ता या खाने की चीजें देने का तमाशा बस इसी स्टेशन पर दिखाई पड़ता है। तंद्रा भंग हुई तो देखा सामने वाली बर्थ पर भी एक सज्जन आ गए थे। उनकी उम्र भी मेरे ही बराबर रही होगी। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था। लगता था मेरी ही तरह 1-2 दिन के सफर पर ही निकले हैं। आरंभिक हेलो हाय में मालूम पड़ा कि उनका नाम अतहर अली है और वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर है। रहते तो जबलपुर में हैं, किसी काम से भिलाई आए थे। अब सारणी जाना है, उसके लिए घोड़ा डोंगरी उतरेंगे। अरे घोड़ा डोंगरी तो रात को आता है ना, मेरे मुंह से निकल गया। जी हाँ, ट्रेन सही समय पर हुई तो 2:30 बजे आएगा। लेकिन आप चिंता ना करें, आपको डिस्टर्ब किए बगैर मैं उतर जाऊंगा, अतहर अली बोले। जी नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि आपकी नींद कैसे पूरी होगी। जी कल दरअसल थोड़ा सा ही काम है, उसके बाद तो सारा दिन सोना ही है। सारणी जैसी जगह में वैसे भी और कुछ करने के लिए तो है ही नहीं। इधर उधर की बातों में राजनांदगांव कब निकल गया पता ही नहीं चला। थोड़ी कमर सीधी कर लेता हूं, कल रात भी सफर किया था, ट्रेन में नींद पूरी नहीं हुई, अतहर अली बोले और लेट गए। कूपे में हम दोनों ही थे। टीटी ने बताया कि नागपुर तक हम दोनों ही हैं इसमें। डोंगरगढ़ से आगे निकलने के बाद ट्रेन की गति धीमी हो गई, बीच बीच में रुकने भी लगी। फिर सलेकसा आकर तो बिल्कुल ही रुक गई। जो ही ट्रेन रुकी, अतहर अली हड़बड़ाकर उठे। उन्होंने घड़ी देखी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गईं। गोंदिया कितनी दूर है भाई साहब? उन्होंने मुझसे पूछा। इसका राइट टाइम तो 6 बजे का है, लेकिन अब पता नहीं कब पहुंचे। मेरा जवाब उन्हें ज्यादा अस्वस्थ कर गया। वे उठे और कूपे के बाहर टीटी को खोजने निकल गए। ट्रेन अचानक बीच में रुकना थोड़ा चिंता का विषय तो था ही। थोड़ा चिंतित मैं भी हुआ था, लेकिन अतहर अली तो कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे थे। 5 मिनट बाद जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर टीटी मिलने के तो भाव थे, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने के भाव भी और ज्यादा स्पष्ट थे। बताइए, रेलवे वालों को ही पता नहीं ट्रेन क्यों रुकी हुई है? जरूर कोई गंभीर बात होगी भाई साहब, वरना ऐसे जंगल में ट्रेन क्यों खड़ी करते? मैंने अपना सामान्य ज्ञान बघारा। और फिर ये भी तो है भाई साहब कि ये सलेकसा और दरेकसा के बीच में जंगल का इलाका है। कई बार लकड़ियां इधर से उधर होने के कारण भी ट्रेन रुक जाती है। तभी वहां पर टीटी आया और उसने बताया, आगे मालगाड़ी का इंजन खराब है, जैसे ही मालगाड़ी हटेगी ये ट्रेन चल देगी। लेकिन मालगाड़ी कब हटेगी कहा नहीं जा सकता था। अतहर अली और परेशान हो गए। तभी उनका मोबाइल बजा और उन्होंने फौरन उसे उठाया। हाँ बोलो बोलो आरिफ बेटा। हाँ, ट्रेन लेट हो गई है, अब कब चलेगी पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। हाँ तुम वहीं रुको, उन्होंने कहा और फोन काट दिया। फिर मुझसे बोले, मेरा भतीजा है, गोंदिया स्टेशन पर खड़ा है टिफिन लेकर। दरअसल मेरा आज रोजा है ना। अब मुझे समझ में आया कि वो इतने बेचैन क्यों हो रहे थे। इफ्तार का समय क्या है? मैंने पूछा। 6:30 का है, अतहर अली बोले। मैंने घड़ी देखी, 6 तो बज ही रहे थे। वो क्या है कि आज सुबह ही जबलपुर से भिलाई के लिए निकला था।
शाम को निकलना ही था सारणी के लिए। गोंदिया में छोटा भाई रहता है, इसलिए उससे कह दिया था कि इफ्तार और सहरी का इंतजाम कर देना। अब भतीजा स्टेशन पर खड़ा है टिफिन लिए, लेकिन ट्रेन वहां पहुंचे तब ना। मेरे पास भी आज टिफिन में कोई खास चीज नहीं थी। दोपहर को खाना देर से हुआ था, इसलिए रात के लिए मैंने ही नेहा से हल्का खाना देने की बात कह दी थी। उसने 2 रोटी और थोड़ी करेले की सब्जी बांध दी थी। अब दिन भर का रोजा रखने के बाद अतहर अली को करेले की सब्जी खिलाना तो अन्याय होगा, मैंने सोचा। तभी ध्यान आया कि नेहा ने कल के लिए मोदक भेजे हैं। कल चतुर्थी थी, वो भी मंगलवार वाली अंगारिका। नेहा ने सोचा यहीं से मोदक बनाकर भेजेगी तो माँ का श्रम बच जाएगा। मोदक का डिब्बा बैग में रखते हुए नेहा ने कहा भी था, गिनकर 21 ही बन पाए हैं। अब मैं माँ जी की तरह एक्सपर्ट तो हूं नहीं। अरे नहीं नहीं, माँ तो इसी में खुश हो जाएगी कि उसकी बहू ने मोदक बनाकर भेजे हैं, मैंने नेहा का उत्साहवर्धन करते हुए कहा। मैं पसोपेश में था कि क्या करूं। चिंता मत कीजिए भाई साहब, ऊपर वाला कोई ना कोई इंतजाम कर ही देगा। मैं बस इतना ही कह पाया अतहर अली जी से। नहीं साहब, चिंता की वैसे कोई बात नहीं, रोजा तो पानी पीकर भी खोला जा सकता है। अब जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा ही होगा। अतहर अली मुस्कुराकर बोले, मेरी चिंता तो यह है कि वो बेचारा आरिफ उतनी देर से गोंदिया स्टेशन पर खड़ा है, कितना परेशान हो रहा होगा, उन्होंने सफाई देते हुए कहा। ट्रेन अभी भी खड़ी ही थी। इस बीच उन्होंने 1-2 बार और अपने भतीजे को फोन किया, फिर घड़ी देखी और बाथरूम की ओर चल दिए। इफ्तार का समय हो चला था। बाथरूम से आने पर उन्होंने फर्श पर चटाई बिछाई और घड़ी देखकर नमाज अदा करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने बैग खोला और मोदक के डिब्बे में से 2 मोदक निकालकर कागज की प्लेट पर रख दिए। नमाज पूरी करने के बाद जो ही वो पानी पीने के लिए अपनी बोतल की ओर बढ़े, मैंने वो मोदक की प्लेट उनके आगे कर दी। लीजिए अली साहब, अफ्तार लीजिए। उन्होंने आश्चर्य से देखा, अरे ये क्या है और कहां से आ गया? पहले आप अफ्तार तो लें, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उनका अफ्तारना चल रहा था और मैंने उन्हें चतुर्थी और मोदक का किस्सा सुना दिया। मोदक शायद उन्होंने पहली बार देखे और खाए थे। उनके चेहरे पर विस्मय की लकीरें और बढ़ गईं। यानी भगवान जी को लगने वाला भोग आपने मुझे खिला दिया? अरे तो क्या हुआ अली साहब, ये भी तो भगवान का ही काम है, मेरे मुंह से निकल गया। मानो ट्रेन मेरे इस वाक्य का ही इंतजार कर रही थी। मैंने इतना कहा और ट्रेन चलने लगी। आधा घंटा इधर उधर की बातचीत में गोंदिया स्टेशन आ गया। घड़ी 7:30 बजा रही थी। ट्रेन रुकते ही आरिफ एक बड़ा सा टिफिन और एक मिठाई का पैकेट लेकर डिब्बे के अंदर आया। चाचा भतीजे का मिलाप हुआ। अतहर अली ने आरिफ से मेरा परिचय कराया। आरिफ उन्हें समझा रहा था, 2 डिब्बे अभी के लिए ऊपर वाले और नीचे वाले 2 डिब्बे सुबह की सहरी के लिए हैं। आरिफ उतरा और ट्रेन चल दी। रात में अतहर अली जी के लिए भुना गोश्त और रोटी थी। उन्होंने मुझे भी ऑफर किया, लेकिन शाकाहारी होने के कारण मैं अपने साथ लाए करेलों पर ही संतुष्ट हो गया। सुबह जब भोपाल स्टेशन आने को हुआ तो नींद खुली। सामने की बर्थ खाली थी, यानी अतहर अली घोड़ा डोंगरी उतर चुके थे। पानी पीने के लिए बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा उसके पास मिठाई का एक पैकेट रखा है और बोतल के नीचे एक कागज रखा है। कागज खोला तो देखा एक छोटी सी चिट्ठी थी जो अतहर अली ने लिखी थी। मजमून कुछ यूं था, भाई साहब, ये सफ़र ताज़िंदगी याद रहेगा। रात को आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आरिफ से गोंदिया की मशहूर दुकान से स्पेशल मलाई के पेड़े मंगवाए थे, ख़ास आपके लिए। ये मत समझिएगा कि हिसाब किताब कर रहा हूँ, वो सब तो ऊपर वाला ही करेगा। बस एक गुजारिश है, आज शाम को माँ जी से कहकर इनका भी भोग लगवा दीजिएगा और हमारे लिए दुआ भी मांग लीजिएगा। आपका अतहर। ट्रेन भोपाल में रुकी और मैं अपना सामान लेकर उतर गया। उस शाम गणेश जी को 2-2 भोग लगे, एक नेहा के बनाए मोदक का
और दूसरा अतर अली ने भेजे गोंदिया के स्पेशल मलाई पेढ़े का। हमारे बीच हमेशा युवा कवियों को लेके आने वाले हमारे मित्र निरंजन भाई श्रोत्री जी, आज फिर आपको आमंत्रण देता हूं कि आप आए, अपने युवा कवियों को लेकर के आए और हमें उनके द्वारा लिखित कविताएं सुनाएं। निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं संजय कुंदन की कविताएं। संजय कुंदन समकालीन हिंदी कविता का एक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण युवा नाम। 4 कविता संग्रह हैं उनके। कागज के प्रदेश में, चुप्पी का शोर, योजनाओं का शहर और तनी हुई रस्सी पर। 2 कहानी संग्रह भी, बास की पार्टी और श्यामलाल का अकेलापन। 2 उपन्यास, टूटने के बाद और 3 ताल। कई महत्वपूर्ण पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, हेमंत स्मृति पुरस्कार, विद्यापति पुरस्कार। इन सारे पुरस्कारों से समादृत संजय कुंदन की जो कविताएं हैं वो हमारे समय में, हमारे समाज में बहुत अलक्षित और उपेक्षित को विमर्श के केंद्र में लाने का काम मानो संजय कुंदन की कविता की मूल प्रतिज्ञा है। तो आइए सुनते हैं संजय कुंदन को। कविता का शीर्षक है कहावतें। कितना हंसोड़ रहा होगा वह आदमी जिसने एक ऊंट के साथ मजाक किया होगा, उसके मुंह में जीरे का एक दाना रखकर। सचमुच बड़ा ही फक्कड़ रहा होगा वह, बड़ा ही मस्तमौला, जिसने छुछुंदर के सिर पर चमेली के तेल मले जाने की मजेदार बात सोची होगी। जरा कहावतों के जन्म के बारे में सोचो। किसने कहा होगा पहली बार कि अधजल गगरी छलकत जाए? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, वे हमारे पूर्वज थे जिन्हें कवि नहीं बनना था, नहीं होना था उन्हें प्रसिद्ध। इसलिए कहावतों में उन्होंने अपना नाम नहीं जोड़ा। गुलमोहर की लाल हंसी हंसने वाले, समय को गेंद की तरह उछालने वाले, अपनी नींद और आराम के बारे में खुद फैसले लेने वाले यारबाज लोग रहे होंगे वे। उनमें से कोई तेज तर्रार भड़बूंजा रहा होगा जिसने पहली बार महसूस किया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। कोई उत्साही मल्लाह रहा होगा जिसने निष्कर्ष निकाला, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। क्या तुम उन अनाम पूर्वजों के साहस की तपिश महसूस कर सकते हो? जरा सोचो उस दिन क्या हुआ होगा जब उन्हीं में से किसी ने एक ढोंगी की ओर उंगली उठाकर कहा होगा, मुंह में राम बगल में छुरी। डरना तो उन्होंने सीखा ही नहीं होगा। जब मौत भी उनके सिरहाने आ खड़ी होती होगी, वे उसे भी चिढ़ाते होंगे रंगा सियार कहकर। अब नहीं दिखते वैसे फक्कड़ और साहसी लोग, इसलिए दम तोड़ रही है कहावतें। तुम्हें अपनी भाषा की कितनी कहावतें याद है? यह समझदार लोगों का दौर है, यह प्रायोजित शब्दों का दौर है, यह चालाक कवियों का दौर है। काश इस दौर के बारे में मैं एक सटीक कहावत कह पाता। एक और कविता है आदमी नामा। जब भी मुझसे कहा जाता है कि पता नहीं आप आदमी हैं कि क्या है, तो मुझे लगता है कि आदमी होकर भी अपने को आदमी कहलवा लेना आसान नहीं है। तब एक रास्ता है कि आप तोता बन जाएं और जो सामने पड़े उसी की भाषा दोहराते जाएं, या फिर अपनी पीठ को इस तरह झुकाएं कि मेज नजर आए, दूसरों को रखने दे टांगे अपनी पीठ पर। जो जितना कम आदमी रहता है
वह उतना ज्यादा आदमी समझा जाता है और उसकी तारीफ में कहा जाता है, क्या आदमी है। एक और कविता है, एक नींबू के सहारे। नींबू के एक टुकड़े को कसकर निचोड़ रहा हूं दाल में। नींबू के एक टुकड़े को कसकर निचोड़ रहा हूं दाल में कि थोड़ा रुच जाए खाना। लंबे ज्वर से उठने के बाद फिर से खोज रहा हूं स्वाद। नींबू का खट्टा रस जोड़ सकता है अन्न से रिश्ता। एक शीतल चमकदार नींबू पर इतनी ज्यादा टिक गई है उम्मीद कि लगता है वही मेरे कपड़े निकाल कर लाएगा। झोले और छाता भी वही एक रिक्शे वाले को आवाज देगा और कहेगा, इन्हें जरा ठीक से ले जाना भाई। आज का हमारा ये 13वां एपिसोड शनिवार का हम यही पूरा करते हैं। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी रविवार यानी कि 14 तारीख को 14वें एपिसोड के साथ लेकर के। मैं आज का एपिसोड पूरा करूं उसके पहले आपसे जो मैं हमेशा विनती करता हूं वो एक बार फिर करूंगा कि आप प्लीज जो भी आप लिखना चाहें, आपके लेख, कविताएं, जो चीजें आप लिखना चाहें, आप प्लीज हमको लिख करके भेजें। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब और फेसबुक पे तो आप हमको देखते ही रहते हैं, तो इंतजार रहेगा आपका। और कल सुबह मैं आपसे फिर मिलूंगा, तो मुलाकात होती है। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।